नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। ताप के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया प्रभावित होती है, आरएनए समीकरण और उसका गणितीय रूप। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, कौन कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया उस अवरोधों को पार करके पूर्ण होती है, और उसके अलावा अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम संघट्ट सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया विलियम लुइस और मैक्स टाउटज। तो हम ये कह सकते हैं इसका प्रतिपादन विलियम लुइस एवं मैक्स टाउटज ने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया, विलियम लुइस एवं मैक्स टाउटज ने किया। यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें दो तरह की टक्कर होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो किसी विलयन के इकाई क्षेत्रफल में होने वाले टक्करों की संख्या को या होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके अनुसार या इनके अनुसार विलयन के इकाई क्षेत्रफल में अभिकारक अणुओं के मध्य या अभिकारकों के मध्य होने वाली प्रभावी अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्कर की संख्या को या टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, जिसको स्मॉल जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं कि विलयन के इकाई क्षेत्रफल में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जितनी प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक होगी उतनी ही अभिक्रिया है वो क्या होगी, अधिक होगी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि अभिक्रिया टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया पूर्ण होने में दो अवरोध उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, इनके अनुसार अभिक्रिया में दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार या इनके अनुसार अभिक्रिया में कितने प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। पहला अवरोध है, नंबर 1 पर हम बात कर लें, ऊर्जा अवरोध। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अणुओं के द्वारा सक्रियण ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अपनी ऊष्मा को अभिकारक दहली ऊष्मा के बराबर बनाते हैं। जो अभिकारक अणु सक्रियण ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर कर लेंगे वो तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, और जो सक्रियण ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर नहीं बनाते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। जो सक्रियण ऊष्मा को ग्रहण करके सक्रिय संकुल तक पहुंचते हैं वो तो है एक्टिव अणु, और नहीं पहुंचते वो अनएक्टिव अणु है। जो अभिक्रिया निष्क्रिय अणु है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो पहला ऊर्जा अवरोध है। हम जानते हैं कि या कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है उसके लिए न्यूनतम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं दहली ऊष्मा। तो हम ये कह सकते हैं वह अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोध के अनुसार वह अभिकारक अणु
अभिकारक अणु जो सक्रियण ऊष्मा हम ऐसे लिख देते हैं, वह अभिकारक अणु जो सक्रियण ऊष्मा का अवशोषण करके अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर कर लेते हैं या करते हैं, वह अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे, परंतु जो अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर नहीं कर पाते हैं, जो अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर नहीं कर पाते हैं, वह अणु निष्क्रिय होता है, अर्थात अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो सारे अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जो सक्रियण ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी ऊष्मा को किसके बराबर कर लेते हैं, दहली ऊष्मा के बराबर कर लेते हैं। तो पहला अवरोध तो है ऊर्जा अवरोध, मतलब उनकी ऊष्मा है वो कितनी होनी जरूरी है, दहली ऊष्मा के बराबर होनी जरूरी है। कौन सी ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात, सक्रियण ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात। जो अणु अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर नहीं कर पाएंगे वो निष्क्रिय होंगे, वो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होंगे। और दूसरा है अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध का मतलब है, टक्कर सिद्धांत ये कहती है जब एक अणु, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से टक्कर करता है, प्रत्यक्ष टक्कर होगी तब उत्पाद का निर्माण होगा, प्रत्यक्ष टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। प्रत्यक्ष टक्कर मीन्स प्रभावी टक्कर और अप्रत्यक्ष टक्कर का मतलब अप्रभावी टक्कर। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के मध्य प्रत्यक्ष एवं प्रभावी टक्कर होने पर, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य प्रत्यक्ष एवं प्रभावी टक्कर होने पर उत्पाद का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं। और अन्यथा नहीं का मतलब है वो टक्कर है वो अप्रत्यक्ष या अप्रभावी होगी। तो इसमें प्रत्यक्ष टक्कर के लिए वो क्या प्रदर्शित करेगा, अभिविन्यास अवरोध उत्पन्न होगा कि प्रत्यक्ष टक्कर हुई तब उसकी स्ट्रक्चर सही थी तब, और स्ट्रक्चर सही नहीं है तो अप्रत्यक्ष टक्कर होगी। जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं, ये हमने एक अभिक्रिया ली, देखो ये एक रिएक्शन ले ली, अभिक्रिया ले ली, RX है। किस प्रकार की रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेह के साथ करवाई जाती है, OH- के साथ करवाई जाती है। तो हो जाता क्या है कि एक तो बन जाएगा CH3 और इससे जुड़ जाएगा एक नाभिक स्नेह OH, और ये जो नाभिक स्नेह था मींस Br था, Br-,
ये निकल जाएगा बाहर। ये कब संभव है? तो इसके लिए देखो, एक तो हुई प्रत्यक्ष टक्कर, प्रत्यक्ष एवं प्रभावी टक्कर, ठीक है। कब होगी? जब इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ये देखो, ये पहला कार्बन है, इससे 3 तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, 1 2 और 3। एक इससे क्या जुड़ा हुआ है? Br। एक इससे क्या जुड़ा हुआ है? Br। जोड़ लिया आपने। इस पर आपका ये नाभिक स्नेह आक्रमण करता है। कौन सा नाभिक स्नेह आक्रमण करता है? OH- आक्रमण करता है। आक्रमण करता है तो एक मध्यवर्ती संकुल बनेगा। तो ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। एक नाभिक स्नेह इस ओर है Br, और एक नाभिक स्नेह इस ओर से आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में आक्रमण करना संभव होगा। जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण होगी तो बन जाएगा आपका C, कितने H जुड़े हुए हैं? 3, और इससे एक नाभिक स्नेह जुड़ेगा, वो कौन सा जुड़ जाएगा? OH। और एक नाभिक स्नेह बाहर निकल जाएगा। कौन सा नाभिक स्नेह बाहर निकल जाएगा? OH जुड़ा, तो इसमें से बाहर कौन निकल जाएगा? Br-। तो ये यहाँ पर टक्कर हुई। इस टक्कर को कौन सी टक्कर पढ़ते हैं? प्रभावी टक्कर और प्रत्यक्ष टक्कर। दूसरी होती है अप्रभावी, अप्रभावी या अप्रत्यक्ष। अप्रभावी या अप्रत्यक्ष टक्कर, अप्रभावी टक्कर कह देते हैं। कैसे होगी? तो यही अणु है, देखो, कार्बन, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक इससे जुड़ा हुआ Br। अब इस पर आक्रमण करता है कौन? इस पर आक्रमण करता है OH-। ये भी माइनस है, ये भी क्या है? माइनस। अब ये आगे अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस माइनस और माइनस के मध्य जब टक्कर होनी थी, इस माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये अभिविन्यास हो गया, माइनस और माइनस टकराएंगे नहीं, रिफ्लेक्ट होंगे, दूर दूर जाएंगे, इस कारण उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, आगे अभिक्रिया नहीं होगी। ये देखो, माइनस दूसरी साइड में, दूसरी साइड से माइनस आक्रमण कर रहा है। ये टक्कर है वो तो प्रत्यक्ष है, ये टक्कर है वो अप्रत्यक्ष। अब एक बार दोबारा देखना, टक्कर सिद्धांत या संघटन सिद्धांत, ये कहता है कि विलयन के इकाई क्षेत्रफल में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या को तो कहा जाता है संघटन आवृत्ति। क्या कहा जाता है? संघटन आवृत्ति। संघटन आवृत्ति के अनुसार अगर वेग निकालने की फॉर्मूले की बात करें तो वेग बराबर होता है ZAB e⁻⁻ ठीक है। अगर प्रभावी टक्करों की संख्या को जोड़ते हो तो वेग निकालने का एक फॉर्मूला और भी कह सकते हो, वेग बराबर P ZAB e⁻⁻ Z का मतलब तो है संघटन आवृत्ति, P का मतलब है संघटन आवृत्ति का वह अंश जो 100% उत्पाद के रूप में अपघटित होता है। तो वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, संघटन आवृत्ति के अनुसार अभिक्रिया वेग निकालने का सूत्र लिखो, तो ये आपको लिखना है। और इकाई क्षेत्रफल में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर की संख्या को कहते हैं संघटन आवृत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया पूर्ण होने में 2 प्रकार के अवरोध होते हैं। एक तो है ऊर्जा अवरोध, सरल शब्दों में थ्योरेटिकल पार्ट है, आप आराम से कह सकते हो कि वह अभिकारक अणु जो सक्रियण ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी ऊष्मा को दहली ऊष्मा के बराबर बना लेंगे, वो तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। और जो अभिकारक अणु अपनी ऊष्मा को ग्रहण करके दहली ऊष्मा के बराबर नहीं बनाएंगे, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, उन्हें आप निष्क्रिय या अनएक्टिव अभिकारक अणु कहोगे। और जो एक्टिव है वो दहली ऊष्मा के बराबर ऊष्मा करेंगे। पहला अवरोध तो हो गया ऊर्जा अवरोध, कहने का मतलब ये हुआ जो दहली ऊष्मा को प्राप्त करेंगे वो उत्पाद बनाएंगे, जो अपनी ऊष्मा दहली ऊष्मा के बराबर नहीं कर पाएंगे वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। फिर अगली बात करें हम अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध का मतलब है टक्कर सिद्धांत कहता है 2 अणुओं के बीच में टक्कर है, अगर टक्कर प्रत्यक्ष रूप से होती है तब तो उत्पाद का निर्माण होगा,
और टक्कर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एल्किल हैलाइड है, उस पर नाभिक से नहीं आक्रमण करता है, एल्कोहल बनता है, एल्किल हैलाइड में से हेलोजन बाहर निकलता है। अगर इनके बीच में प्रत्यक्ष टक्कर हुई, प्रत्यक्ष का मतलब नाभिक से नहीं दूर दूर हुए, तब तो प्रत्यक्ष टक्कर है। एक नाभिक से नहीं लेफ्ट हैंड साइड में आक्रमण कर रहा, वो राइट हैंड साइड में, और अगर नाभिक से नहीं भी राइट हैंड साइड में, आक्रमण भी राइट हैंड साइड से हो रहा है, तो माइनस और माइनस के बीच में टक्कर नहीं होगी, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा मतलब ये दोनों मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो क्या नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये कहलाती है अप्रत्यक्ष टक्कर और ये कहलाती है प्रत्यक्ष टक्कर। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टक्कर है अभिकारक अणुओं के अभिविन्यास पर निर्भर करती है कि नाभिक से नहीं है और दूसरा नाभिक से नहीं विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा तो प्रत्यक्ष टक्कर है। नाभिक से नहीं है जिस दिशा में, उसी दिशा से दूसरा नाभिक से नहीं आता है तो वो अप्रत्यक्ष टक्कर है। यह है आपका टक्कर या संघटन सिद्धांत। और देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है विलियम लुइस एवं मैक्स टाउटज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा पूछा जाता है संघटन सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम लुइस एवं मैक्स टाउटज ने दिया। ये हुआ संघटन सिद्धांत। अब हम देखते हैं अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभी हमने देखा संघटन सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत। अब रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक का लास्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। हम केवल उत्प्रेरक वर्धक की बात करेंगे यहाँ कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जो कम भी कर सकते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष या निरोधक भी कहते हैं। हम केवल वर्धक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक किसे कहता है, तो उत्प्रेरक को परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, वेग में परिवर्तन का वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण की बात कर लें, KClO3, इसका अगर हम अपघटित करते हैं 2 मोल को, तो 2 मोल तो प्राप्त हो जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के और 3 मोल प्राप्त हो जाएंगे ऑक्सीजन के। KClO3 का अपघटन करते हैं KCl बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ये किसका कार्य करता है, यहाँ पर MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ाते हैं, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग की सक्रियण ऊष्मा को कम कर देता है। सक्रियण ऊष्मा को कम करेंगे तो साम्य शीघ्रता से स्थापित होगा, इसके कारण वेग के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम इसको परिभाषित करने से पहले ये कह सकते हैं कि आपने अगर कोई अभिक्रिया ली, जैसे मान लिया ये अभिक्रिया जिसमें एक दूसरी अभिक्रिया ले लेते हैं हम H2 + Cl2 अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं 2HCl। ठीक है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम अगर बात करें तो इसमें स्थितिज ऊष्मा
स्थितिज ऊष्मा और अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आरेख खींचोगे तो इसके लिए दो अभिक्रियाएं देखे, एक तो H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके HCl बनाता है, दूसरी कंडीशन में आपने ये कह दिया कि H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है। तो ये उत्प्रेरक हो गया ना। एक तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो देखो ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके बनाता है 2HCl, H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके बनाएगा 2HCl। ये है वो आपका सक्रियण संकुल है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक जो ऊष्मा है वो दहली ऊष्मा है। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तो ये यहां से शुरू हुआ और ये यहां खत्म हो जाएगा, मतलब ये बीच वाली अवस्था बन जाएगी संक्रमण अवस्था। तो पहले वाले संकुल के लिए कहोगे तो ये तो है सक्रियण ऊष्मा, यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊष्मा है उसको आपने पढ़ लिया EA, और ये यहां से लेकर के इसको इतना कर लेगा तो इसको पढ़ लिया आपने, ये भी आपकी सक्रियण ऊष्मा, ये है आपकी EA डैश, EA डैश। तो आप कह सकते हो कि EA का मान अधिक है, EA डैश का मान कम है। तो सरल शब्दों में आप ये क्या कह सकते हो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊष्मा को, सक्रियण ऊष्मा मीन्स क्या, EA के मान में कमी करते हैं, कमी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होती है, अर्थात वेग के मान में वृद्धि होती है। ये हो गया उत्प्रेरक का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। ध्यान से वापस देखना है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं बट अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर अभिक्रिया देखी, MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है। हमने दो अभिक्रियाओं के लिए आरेख खींचा, स्थितिज ऊष्मा और अभिक्रिया निर्देशांक के अनुसार। एक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रही है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। यहाँ पर ये आरेख है, ये था उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तब सक्रियण ऊष्मा का मान EA का मान है वो उच्च है, और EA डैश के लिए लिखा जो ब्लैक कलर के पेन से हमने प्रदर्शित किया, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उस समय EA के मान में क्या होती है, कमी। और सक्रियण ऊष्मा में उत्प्रेरक है और अभिक्रिया की कौन सी ऊष्मा को कम करते हैं, सक्रियण ऊष्मा को कम करता है। सक्रियण ऊष्मा को कम करेंगे तो साम्य सक्रिय संकुल है वो जल्दी बनेगा, अभिक्रिया के वेग के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यह है उत्प्रेरक का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। और ये हुई हमारी केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गति की। अगर आपको ये हमारा यूनिट वाइज जो रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक है, इसके 1 बाय 1 करके आपको सारी जो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है उनको हमने कवर किया। आगे की क्लास में हम D एवं F ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे और इसके रासायनिक बल गति के पिछले 10 साल में जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको ये हमारे चैनल ठीक लगे, आपकी जानकारी में आए, समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।